सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस क्लास में सबसे पहले भारत देश की उस महान विभूति को सत सत नमन करता हूं, जिनका आज के दिन 27 जुलाई 2015 को देहांत हुआ था और उसका नाम है, उनका नाम आज मैं बड़े सम्मान के साथ लेना चाहूँगा। उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 1931 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था और रामेश्वरम शहर, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को, और 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में भाषण देते वक्त उनका दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं आज उनको और हम सभी उनको मिलकर के सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं इसी महान विभूति को, और आशा करते हैं कि ऐसी भारत देश में अनेक महाविभूतियाँ और पैदा हों जो उनके कदमों पर चल सकें। आज मैं यहाँ पर अपने बोर्ड की स्क्रीन पर आपको एक कोटेशन दिया हुआ है और वो कोटेशन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सूर्य की तरह जलना सीखना होगा। अर्थात यह जो कोटेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था, यह कोटेशन हमारे जीवन में उतार कर भी देखें अपन तो वास्तविक तौर पर हमें ये हमारे जीवन में उतरता है, और हमारी जो शिक्षा है उस शिक्षा के क्षेत्र में इसको उतारें तो निश्चित रूप से हम भी इनके कदमों पर चलेंगे और आगे चल करके हम भी इनकी तरह सफलता प्राप्त करेंगे। यानी हमें भी अपने अध्ययन के क्षेत्र में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो कथन कहा है कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह पहले हमें जलना होगा या जलना सीखना होगा, तभी हम अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमें भी आगामी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और इस कोविड-19 के कारण से जो हमारा अध्ययन है वो बाधित हो रहा है, उसको हमें सुचारू रूप से ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमें भी एक दिन इस सूर्य की तरह चमकना होगा। और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक जुनून, एक कड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी और उसी के बल पर अपन ऐसा कर पाएंगे। अर्थात ये तभी संभव है जब आप अपने अंदर अपने मन में एक जुनून रखेंगे, तभी हम ऐसा कर पाएंगे या सूर्य की तरह चमक पाएंगे। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने टॉपिक नीति निर्देशक तत्व। हमने 5 पार्ट इसके पढ़ लिए हैं और हमने अध्ययन कर लिया नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो इसकी सामान्य जानकारी थी उसके बारे में, इनके कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उनके बारे में और इसके महत्व के बारे में। अब मैं आज आपकी शुरुआत करता हूँ आज के दिन की, तो वो है इससे संबंधित क्रियान्वयन से संबंधित, यानी नीति निर्देशक तत्व हैं उनके क्रियान्वयन से संबंधित कौन कौन से उदाहरण हैं उनको अपन देखते हैं। कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से कार्य या कौन कौन से कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसके कारण से नीति निर्देशक तत्वों को वास्तविक धरातल पर उतारा गया है सरकारों के द्वारा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ उदाहरण। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के उदाहरण, यानी इनको लागू करने से संबंधित सरकार के द्वारा कौन कौन से कानून, योजनाएं लागू की गई, कौन कौन से नियम बनाए गए, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें लगभग 10-12 नियम, 10-12 कानून हैं सरकार के द्वारा ऐसे बनाए गए हैं जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित होते हैं। तो उनमें अपन अध्ययन करेंगे। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन हम इसको 2 पार्टों में पढ़ लेंगे, लेकिन हमें इसको अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, और बड़ा प्रश्न ही नहीं बल्कि छोटा प्रश्न भी यहाँ से बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता
है। तो सबसे पहला नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके क्रियान्वयन से संबंधित सबसे पहला जो कानून बनाया गया वो था भूमि सुधार। तो सबसे पहला अपन पढ़ते हैं कौन सा, भूमि सुधार। भूमि सुधार यानी भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए एक कार्य किया जाता है, वो कौन सा है, भूमि सुधार से कार्य। यानी आपको विदित होगा कि प्राचीन काल में जो जमींदारी और जो जागीरदारी प्रथाएं प्रचलित थी, उन प्रथाओं के कारण से कौन कौन सी प्रथाएं, जागीरदारी और जमींदारी, जमींदारी एवं जागीरदारी, जागीरदारी, इन प्रथाओं की वजह से क्या हो रहा था, इन प्रथाओं की वजह से जो किसान वर्ग था, यानी जो किसान वर्ग यानी जो खेती करने वाला वर्ग था, उस खेती करने वाले लोगों का उनका शोषण हो रहा था। परंतु भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय संविधान में पहला ही संशोधन किससे संबंधित किया जाता है, इस भूमि सुधार से संबंधित किया जाता है। यानी प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, प्रथम संविधान संशोधन होता है 1951 में। कब हुआ, 1951 में। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जमींदारी और जो जागीरदारी प्रथाएं थी, इन प्रथाओं से किसान वर्ग का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था। तब सरकार ने इसके तरफ पहला कदम बढ़ाया और संविधान में एक संशोधन किया। वो कौन सा था, पहला संविधान संशोधन या प्रथम संविधान संशोधन। कब किया, 1951 में उन्होंने पहला संविधान संशोधन किया, जिसके द्वारा क्या कहा गया कि भूमि सुधारों के तहत, यानी इसमें भूमि में सुधार किया गया और क्या कहा गया कि भूमि जोतने वाले का भूमि के ऊपर अधिकार लागू हो। यानी इस प्रथम संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया कि भूमि जोतने वाले पर, भूमि जोतने वाले का भूमि पर अधिकार, अर्थात इस पहले संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कहा गया, यह कहा गया कि जो भूमि जोतने वाला किसान वर्ग है, उस किसान वर्ग का उस भूमि पर क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। अर्थात भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन है वो जमींदारी एवं जो जागीरदारी प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया जाता है, जिसके माध्यम से कहा गया कि भूमि जोतने वाले वर्ग हैं या जो किसान हैं, उन किसानों का उनकी भूमि पर जो भूमि जोत रहे हैं, उस भूमि पर उन्हीं का अधिकार होना चाहिए, किसी अन्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। और इस भारतीय संविधान के पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, कौन सी, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में सम्मिलित की जाती है। मैंने आपको बताया था पहले कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। कब हैं, वर्तमान में। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। जबकि मूलतः कितनी अनुसूचियां थी, मूलतः 8 अनुसूचियां थी। मूलतः 8 अनुसूचियों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। और इसी के तहत जो भूमि सुधार से संबंधित जो कानून पारित किया गया पहला संविधान संशोधन करके, उसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको स्थान दिया गया, जिससे किसानों को उनकी जोत भूमि पर उनका अधिकार प्राप्त हुआ। मेरे हिसाब से ये मैंने जो यहाँ पर व्याख्या की है इस भूमि सुधार से संबंधित, ये आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि भूमि सुधार से संबंधित पहला प्रयास 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा किया गया, जिसके तहत क्या किया गया कि जो भूमि जोतने वाला जो किसान वर्ग है उसको क्या होगा, उसकी भूमि पर अधिकार प्राप्त होगा। इसको कौन सी सूची में स्थान दिया गया, अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। पहले कितनी अनुसूचियां थी, मूलतः है, मूलतः का मतलब कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी अनुसूचियां थी, उस समय 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई हैं। और ये जो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया, तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था, प्रथम संवैधानिक संशोधन या संविधान संशोधन था। कब हुआ, 1951 में किया गया। तो ये था भूमि सुधारों से संबंधित
पहला संविधान संशोधन किया जाता है। 9वीं अनुसूची यानी संविधान बनने के पश्चात पहला अनुसूची जो 9वीं अनुसूची या पहली जो अनुसूची है वो जोड़ी जाती है 9वीं भूमि सुधारों से संबंधित। तो याद रख लेना सूची भी कौन सी है, 9वीं अनुसूची आपको लिखाई हुई है। 12 अनुसूचियाँ पूरी की पूरी, उनको अच्छी तरीके से जो मैंने जिसका अपने आधार स्तंभ बोलते हैं, सामान्य परिचय अपन राज्य व्यवस्था का बोलते हैं, वो लिखाया हुआ है, उसको आप अच्छी तरीके से याद करना। अब अपन चलते हैं दूसरा, इसके अंतर्गत आता है पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन। यानी दूसरा कौन सा है, पंचायती राज एवं इस नीति निर्देशक तत्व हैं, इनसे संबंधित यदि दूसरा कोई कानून या अधिनियम नियम बना तो वो कौन सा है, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन। तो दूसरा अपन अध्ययन करते हैं पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन। देखो, स्थानीय स्वशासन को स्वायत्तता देना और पंचायतों का गठन करना भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 40 में किसको क्या कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन को मंजूरी देगा और उनको स्वायत्तता प्रदान करेगा। तो देखो, ग्रामीण स्वशासन को बढ़ावा देने का सबसे पहला कार्य है वो, या जिसका जो लक्ष्य था वो किसका था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था। तो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने ग्राम पंचायतों को या जो स्थानीय स्वशासन है उनको क्या दिया, स्वायत्तता प्रदान करने का एक नारा दिया, या अपन कहें कि उन्होंने सबसे पहले मांग रखी। तो संविधान के भाग 4 में, संविधान का भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, उसका अनुच्छेद आता है 40, और इस 40वां अनुच्छेद है, इस 40वें अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठन करेगा और उनको स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास करेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, कब, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, ध्यान रख लेना, डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को कहाँ से, राजस्थान से। राजस्थान का जिला कौन सा है, राजस्थान का जिला है नागौर। नागौर के कौन से गांव से, नागौर जिला बगदरी गांव, बगदरी गांव किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। किसकी, पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी स्थापना की गई। कब की गई, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कहाँ से, राजस्थान में। सबसे पहले तो भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई, राजस्थान। जिला पूछे राजस्थान का कौन सा जिला है, तो नागौर। नागौर में कौन सा गांव पूछे, तो बगदरी गांव। और किसके द्वारा की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसकी स्थापना की गई, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो किस बात को ध्यान में रख करके कि जो महात्मा गांधी ने कहा था कि स्थानीय जो स्वशासन है उस इकाइयों को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, तो उसको ध्यान में रख करके और ऐसी स्थिति को ध्यान में रख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से इस पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती है। ये तो हो गया पंचायती राज के बारे में। अब अपन देखते हैं स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन को वर्तमान में संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो उसके पश्चात यानी इसके पश्चात अपन देखें तो सन 1993 ईस्वी में, सन 1993 ईस्वी में एक 73वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 1993 में ही एक दूसरा और होता है 76वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम। जब आपको अधिनियम का नाम दिया जाए
तो आपको नाम याद रखना है 1992 डेट, कब याद रखना है 92 की। और जब आपको पूछा जाए कि 76वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो लागू तो कब हुआ 1993 में लागू हुआ लागू कब हुआ 1993 में। और पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम शब्द दे, इसका मतलब क्या करना है आपको 1992 करना है। या आपको दे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ, तब आपको करना है कितना 93। इसी प्रकार से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया कब जाता है 1992 में लाया जाता है संसद में, और पारित कब किया लागू कब किया जाता है 1993 ईस्वी में लागू किया जाता है। इस दोनों डेटों को याद रखना। आपके बुक्स में 93 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर पुरानी बुक्स हैं या जो नई बुक्स हैं उनमें अंतर मिल सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों संवैधानिक संशोधनों के द्वारा क्या किया जाता है, भारतीय संविधान में इन दोनों संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन है, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। कौन सा दर्जा, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख कर दिया जाता है। संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का मतलब कि संविधान में इनका उल्लेख कर दिया गया है। इन दोनों अधिनियमों को अपन अगले तीसरी इकाई है उसके अंतर्गत इन दोनों अधिनियमों का अपन इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसमें हुआ, संशोधन केस कब पारित हुआ, कब लागू किया गया, सारा हम इसका अध्ययन है पूर्णतः विस्तृत रूप से आगे के अध्यायों में करेंगे। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। दोबारा बता देता हूं थोड़ा सा कि पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन है, ये सबसे पहली सोच किसकी थी, महात्मा गांधी की थी कि पंचायती राज संस्थाएं हैं या जो स्थानीय स्वशासन है उसको स्वायत्तता प्रदान की जाए। ऐसा किसने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा। अनुच्छेद 40 में उल्लेखित किया गया इस बात का कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उसको स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास करेगा। और इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से बगदरी गांव है, वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। तो अर्थात भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई, तो कौन सा है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाला राज्य, पहला राज्य है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान है। ठीक है। फिर स्थानीय स्वशासन को कौन कौन से संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से दर्जा दिया गया, यानी आपको पंचायती राज संस्थाओं को पूछा जाए कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया या संविधान में उल्लेखित किया गया, तो तब तो बताना आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और जब आपको पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन, जो नगरीय स्वशासन, स्थानीय नगरीय स्वशासन, नगरीय यानी शहरों से संबंधित जिला परिषद है, ये है ना, नगर निगम है, नगर पालिका हैं, ये इनको स्वायत्तता की संवैधानिक संशोधन के द्वारा दी गई 76वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ग्राम पंचायतों की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तीसरा अपन चलते हैं अब इसी के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं। कौन सी योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। आपको पूछा जाए कि किस देश के संविधान से प्रेरित है पंचवर्षीय योजनाएं, तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं लागू करने वाला देश था वो है कौन सा, रूस। तो पंचवर्षीय योजनाएं यानी नीति निर्देशक तत्वों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाता है, पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया जाता है। सबसे पहले कहाँ से ली गई है, रूस से प्रेरित। यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो कहाँ से प्रेरित है, रूस के संविधान से प्रेरित है। अर्थात रूस से, जो देश है रूस, सोवियत संघ रूस, वहाँ से इनको अपनाया गया है। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाने का कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किसका क्या किया गया है, पंचवर्षीय योजनाओं को भारतीय संविधान में या पंचवर्षीय योजनाएं भारतीय में ग्रहण की गई हैं। और इन पंचवर्षीय योजनाओं को जो आर्थिक विकास है
वो आर्थिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार से दिया जा सके, एक रूपरेखा तैयार की गई और उस रूपरेखा के परिणाम स्वरूप योजना आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? योजना आयोग का। और यह योजना आयोग है, यह इन जो आर्थिक विकास है या पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनको लागू करने का कार्य करता है। अब तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 12 पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। पंचवर्षीय योजनाएं कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कौन करता है? योजना आयोग। लेकिन वर्तमान में इन पंचवर्षीय योजनाएं जो योजना आयोग लागू करता था, यह योजना आयोग अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह है नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। ध्यान रखना, नीति आयोग और योजना आयोग। तो नीति आयोग है, इसका गठन कर दिया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इस योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। तो जब आपको पूछा जाए कि योजना आयोग का वर्तमान में क्या नाम है? नीति आयोग, या योजना आयोग की जगह वर्तमान में कौन सा आयोग कार्य कर रहा है? तो नीति आयोग। कब गठन किया गया? 1 जनवरी 2015 को। किस सरकार के द्वारा? मोदी सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ये बात हो गई। अब देखो, योजना आयोग और नीति आयोग, इसका नाम चेंज करने से क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? तो इसका और इसमें कुछ अंतर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। आपको पूछा जा सकता है कि योजना आयोग एवं नीति आयोग में कोई एक अंतर का उल्लेख कीजिए। तो जहां पर योजना आयोग की अपन बात करें तो योजना आयोग में ऊपर से योजनाएं यानी केंद्र सरकार से योजनाएं बनती थी और केंद्र सरकार योजनाएं बना करके, अर्थात योजना आयोग योजनाएं बनाता था और ये राज्यों को समर्पित करता था। किसको देता था? राज्यों को दिशा निर्देश देता था कि इस प्रकार से हमें योजनाएं तैयार करके और इसको लागू करना है। योजना आयोग के तहत की जाती थी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए। लेकिन वर्तमान में जो नीति आयोग है, यह नीति आयोग क्या करता है? यह राज्यों से, जो भी 28 राज्य हैं, जो भी 28 राज्यों से, यानी 28 राज्य हैं, इन राज्यों से क्या लेता है? सूचनाएं लेता है, यानी कि आपके क्षेत्र में कहां पर विकास करना है, क्या करना है। यानी इन सभी राज्यों से क्या करता है? सूचनाएं लेता है कि आपके राज्य में कौन सा विकास कंप्लीट नहीं हुआ है, कौन सा अति आवश्यक कार्य है जो सबसे पहले किया जाना चाहिए, उसको सबसे पहले स्थान देता है। और इसलिए अपन कह सकते हैं कि एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अर्थात जहां पर योजना आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य नहीं करता था, अर्थात केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी कर देती थी और योजना आयोग उसको क्या कर देता था? राज्यों को भेज देता था, राज्य क्या करता था? उनको लागू कर देता था, वैसा का वैसा। लेकिन अब वर्तमान में पैटर्न चेंज हो गया। जिस प्रकार से परीक्षाओं का पैटर्न चेंज होता है, उसी प्रकार से जो नीति आयोग है उसमें क्या किया जाता है? राज्यों से सूचनाएं ली जाती हैं और राज्यों से सूचनाएं लेकर के क्या किया जाता है? केंद्र सरकार को भेजी जाती है और केंद्र जो आवश्यक समझे, केंद्र सरकार या नीति आयोग है, आवश्यक समझे ये जो NDC होती है, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके माध्यम से बैठक करके और इनका निर्णय लेता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की है, उसको सबसे पहले लागू किया जाए। तो यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि योजना आयोग वर्तमान में किस रूप में कार्य कर रहा है? तो एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। ध्यान रखना, किस रूप में? एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यह हो गया। अब अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 48 है, उसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, यानी उसके क्रम में जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं वर्तमान में लागू की जा चुकी हैं और इन पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अपन देखें, यानी पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। कृषि है, सिंचाई है, इसके अलावा पशु नस्लों में सुधार करना है, ऊर्जा है, उद्योग है, शिक्षा है एवं वैज्ञानिक अनुसंधान आदि सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हासिल हुई है। अर्थात
इस योजना आयोग के द्वारा या वर्तमान में जो नीति आयोग है इसके द्वारा देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, पशु नस्ल सुधार के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और वैज्ञानिक अनुसंधान खोज करने के क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्य किए गए और जिसमें हमें अनेक प्रकार से जो सफलता है वो प्राप्त हुई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके पश्चात अपन चलते हैं जो अगली विशेषता या अगला जो कानून है वो बनाया गया है कमजोर वर्गों का कल्याण, यानी चौथी इसकी विशेषता आती है वो क्या है, कमजोर वर्गों का कल्याण करने के लिए, यानी जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो लोग थे उन लोगों का भारतीय संविधान में उल्लेख तो कर दिया गया उनसे संबंधित कि इनकी स्थिति पिछड़ी हुई है, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। तो कमजोर वर्गों का कल्याण, चौथा आता है कमजोर वर्गों का कल्याण, यानी भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में हमने अनुच्छेद 46 का अध्ययन किया था, अनुच्छेद 46, और उस अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो आर्थिक और गरीबी से गुजरे हुए जो लोग हैं, कमजोर पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनके उत्थान का प्रयास करेगा, उनको सामाजिक आर्थिक न्याय भी उनको प्रदान करेगा, यानी उनको शोषण से बचाएगा। ये किसका दायित्व था, राज्य का दायित्व था। और उस राज्य ने अपने उस दायित्व को निभाते हुए क्या किया, अनुच्छेद जो 46 है उसके अंतर्गत जो कमजोर वर्गों के कल्याण और आर्थिक हितों की उन्नति के संदर्भ में जो उल्लेख किया गया था उन प्रावधानों को वास्तविक धरातल पर लागू करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। अब अपन देखते हैं कि इनके लिए प्रयास तो किया गया, लेकिन क्या प्रयास किया गया, तो इनके लिए सबसे पहले हम देखते हैं आरक्षण की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था। किन में, प्रतिनिधि संस्थाओं में। किसमें की जाती है, प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था, प्रतिनिधि संस्थाओं में। अब प्रतिनिधि संस्थाएं कौन सी होती हैं, संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था। अब देखो व्यवस्था, अब देखो प्रतिनिधि संस्थाएं क्या होती हैं। प्रतिनिधि संस्थाओं का मतलब है कि जहां पर जनता खुद प्रतिनिधित्व करती है, जैसे लोकसभा, जैसे विधानसभा, विधानसभा है। इसके अलावा अपन और भी जैसे सरकारी स्कूलों में या शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थान हैं उनमें आदि, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियां, तो इन सभी संस्थाओं में क्या किया गया है, इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 46 को वास्तविक धरातल पर लागू करने के लिए जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं, इनके परिवेश पर, सरकारी नौकरियों में या राजनीतिक जो संगठन हैं या अपन कहें कि जो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनमें, जैसे लोकसभा राज्यसभा, उनमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अपन देखें तो भारतीय संविधान का वर्तमान में आरक्षण की बात करें तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आता है 104वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2019 में। और इस 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, परिवर्तन किया गया आरक्षण में। और जो लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2030 तक थी, कब तक, 25 जनवरी 2030 तक थी, 2020 तक। और इस 2020 को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, इसको बढ़ा करके 25 जनवरी 2030 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 25 जनवरी 2030 इसको कर दिया गया। अर्थात वर्तमान में लोकसभा में, विधानसभा में जो इनके आरक्षण की व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया गया है और इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 25 जनवरी 2030 कर दिया गया। आपकी बुक में आपको 95वां संविधान संशोधन मिलेगा। ये तो 95वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितना किया गया था, जो 2009 में हुआ था संविधान संशोधन।
इस 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा कितना किया गया, 25 जनवरी 2020 किया गया था। लेकिन अब करंट हो गया है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आप यहाँ पर संशोधन कर लेना अपनी बुक के अनुसार, जिसके पास पुरानी बुक है, कि 25 जनवरी 2030 पढ़ें, यानी जो 25 जनवरी 2020 है उसको कितना पढ़े, 25 जनवरी 2030। और जो 95वां संविधान संशोधन 2009 है उसको पढ़े 104वां संविधान संशोधन 2019। यानी वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 25 जनवरी 2030 इसकी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। अब हम देखें तो इसके अलावा जो अस्पष्टता निवारण हेतु भी कठोर कानूनों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्तियां हैं उनकी व्यवस्था करना, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, या अपन पंचायती राज एवं स्थानीय जो स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनमें महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना, ये सभी कार्य किसमें किए गए हैं, इसी अनुच्छेद 46 की अनुपालना में किए गए हैं। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा है वो 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा प्रदान किया गया है, जो एक 7 सदस्यीय आयोग था। अब हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर से मैं इस जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके ऊपर फिर से चर्चा करूंगा कि कितना प्रतिशत आरक्षण कैसे कहां पर प्रदान किया गया है, आरक्षण की कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, वर्ग होते हैं, कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, परिवेश पर आरक्षण है, सरकारी नौकरियों में है, राजनीतिक दलों में है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हमें आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपने आरक्षण पर दोबारा से इस टॉपिक के बारे में पुनः विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।